हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर हम फिर से बात करेंगे। अब तक हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, दो तरह का लेक्चर इसमें आपको मौजूद है। पहला तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए और दूसरा बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए। तो दोनों लेक्चर को आप पहले देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर हम रेजोनेंस के बाद ड्रॉ करते हैं तो उसका स्टेबिलिटी कैसे निकलता है। इसी स्टेबिलिटी पर आज हम बात करेंगे। कुछ रूल्स हैं, आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, रूल्स फॉलो करना होगा और अपने आप स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर मिलेगा आपको। जैसे पहला है रूल फर्स्ट, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये चीज़ आपको जानना होगा। तो बॉन्ड बनने से एनर्जी बाहर निकलता है। अब जब बॉन्ड बनने से एनर्जी बाहर निकलेगा तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी अगर ज़्यादा होता है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, और जब उसका एनर्जी कमने लगता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतना उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना एनर्जी उसका उसमें से बाहर निकलेगा। क्योंकि रूल क्या है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतना ज़्यादा निकलेगा, और एनर्जी जितना बाहर जाता है कोई भी चीज़ उतना ज़्यादा स्टेबल फील करता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ध्यान दें कि CH2 प्लस और NH2 पर लोन पेयर, ये रेजोनेंस करके और ये स्ट्रक्चर बनाया। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को अगर हम A नाम देते हैं और इसको B नाम देते हैं, ये है A स्ट्रक्चर और ये है B स्ट्रक्चर, दोनों एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। क्या बोला गया कि जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या सबसे ज़्यादा होगा। पाई बॉन्ड ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सभी में फिक्स होंगे। रेजोनेंस में रूल था कि सिर्फ पाई बनता है और बिगड़ता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड एटम्स जहाँ अपने जगह पर है वो फिक्स रहते हैं। तो इसीलिए पाई बॉन्ड को ही यहाँ पर डायरेक्ट इंडिकेट किया गया कि पाई बॉन्ड ही बनता है और हटता है। तो पाई बढ़ सकता है और घट सकता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा पाई बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो इसमें किसी तरह का कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम लिखेंगे B ग्रेटर देन A, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फिर से देखें, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वाले सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसको लिखेंगे मोस्ट स्टेबल और इसको लिखेंगे लिस्ट स्टेबल। बस यही ध्यान रखना है कि जिसमें सबसे पहला रूल यही देखना है कि जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या सबसे ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, एक साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ भी साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ इसमें कहीं भी कोई पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है ये। तो चूंकि इसमें एक पाई बॉन्ड हो गया तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया मोस्ट स्टेबल और ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, सेम क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है जबकि यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो जो पाई बॉन्ड है इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा एनर्जी निकल चुका होगा, और ये क्या हो जाएगा, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसका सबसे फर्स्ट रूल है कि अगर पाई बॉन्ड सबसे पहले अगर जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें पाई बॉन्ड काउंट करना है। जिस मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। रूल फर्स्ट देखने के बाद हम लोग रूल सेकंड में आते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया जिसमें पाई बॉन्ड सेम है, किसी में कम और ज़्यादा नहीं है, तब कैसे देखते हैं। तब हम ये देखेंगे कि जिसमें चार्ज नहीं है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। यही लिखा हुआ है कि विदाउट चार्ज सेपरेबल मॉलिक्यूलर मोर स्टेबल। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर इसमें कोई चार्ज नहीं है, एक मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, और एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्लस और माइनस है। तो बिना चार्ज वाला जिसमें प्लस और माइनस नहीं है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल कोई भी चीज़ क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, जबकि चार्ज वाला क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो यही याद रखना है कि बिना चार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा जबकि चार्ज वाला क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन पर पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है, निगेटिव है, जबकि इस स्ट्रक्चर में कहीं पर कोई प्लस और माइनस साइन नहीं है। तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसको लिखेंगे लिस्ट स्टेबल, LS शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं लिस्ट स्टेबल, कम अस्थाई है, जबकि ये क्या है, मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा अस्थाई होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर फोकस करें यहाँ पर, और हम जब भी रूल लगाएंगे तो पहले फर्स्ट से लगाएंगे। जैसे पहला लगाए हैं कि जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है,
उसके बाद फिर लगाएंगे चार्ज सेपरेबल वाला। तो चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, अब इसमें बिना चार्ज वाला कोई भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें एक प्लस चार्ज है जबकि इसमें 2 प्लस और एक निगेटिव चार्ज है। मतलब नीचे वाले मॉलिक्यूल में चार्ज ज़्यादा है और ऊपर वाले मॉलिक्यूल में चार्ज कम है। तो ज़्यादा चार्ज वाला क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, और कम चार्ज वाला क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो इसको लिखेंगे MS यानी कि मोस्ट स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें चार्ज का संख्या ज़्यादा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए पाई बॉन्ड भी सेम है और चार्ज भी है, सभी में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तब क्या करेंगे, तब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तब देखते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट का मतलब जिसके बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं कि अष्टक पूरा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। लेकिन जिस किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसका अस्थायित्व क्या होता है, कम होता है। अब इसी चीज़ पर ये चीज़ बेस्ड है, देखेंगे कि प्लस और माइनस, यहाँ पर 2 चार्ज है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो एक और नियम यहाँ पर हो रहा है क्या, कि जो प्लस माइनस है तो ये तो यहाँ पर चार्ज आ गया। अब बिना चार्ज वाला क्या होता है, स्टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू से सोचेंगे, जैसे एक पाई, पहले पाई बॉन्ड गिनते हैं, तो एक पाई बॉन्ड इसमें भी है और एक पाई बॉन्ड इसमें भी है, तो ये तो रूल फेल हो गया। अब दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या लगाएंगे कि बिना चार्ज वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, तो उस हिसाब से ये बन जाता है, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा और ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन तीसरा रूल भी इस पर काम कर जाता है। इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन का देखिएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि इसका 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लाता है तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा। और एक तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये देखा जाए इसमें क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल ये है, इसलिए क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया। और भी क्वेश्चन है, जैसे ABC, यहाँ 3 स्ट्रक्चर दे दिया है। पहले तो पाई बॉन्ड देखिए, सब में पाई बॉन्ड सेम है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि बिना चार्ज वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो A नंबर देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि ये चार्ज वाला है, तो देखिए ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। जबकि यहाँ पर कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन 3 बॉन्ड तो बना ही रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसमें हुआ, और एक निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है वो, तो 6 + 2 कितना, 8 हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट पूरा कर रहा है, जबकि यहाँ पॉजिटिव वाले का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। इस चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसीलिए B क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू C के। तो ये था तीसरा रूल। चौथा रूल है लाइक एटम लाइक चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। तो पहला क्या देखते हैं कि पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, जिसका ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। दूसरा क्या देखते हैं, विदाउट चार्ज सेपरेबल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। तीसरा क्या देखते हैं कि ऑक्टेट जिसका पूरा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और चौथा देखेंगे लाइक एटम लाइक चार्ज। देखिए एक लाइन है, लेकिन इसका मतलब समझिए, लाइक एटम लाइक चार्ज माने आप जैसा हैं उसी टाइप के लोगों से दोस्ती आपका होगा। मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव टाइप के लोगों से दोस्ती होगा, निगेटिव है निगेटिव टाइप के लोगों से दोस्ती होगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है, उसका उस पर माइनस चार्ज आना चाहिए। और जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी कम है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, उस पर पॉजिटिव नेचर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो क्लोरीन के ऊपर जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता सबसे ज़्यादा होगा उस पर माइनस चार्ज आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लेने से निगेटिव चार्ज आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसीलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज होना चाहिए और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होना चाहिए। तो जिसका जैसा नेचर है वैसा चार्ज अगर उस पर आ रहा है तो उस हिसाब से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मान लीजिए क्लोरीन पर कोई प्लस चार्ज दिखा दे,
जबकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो फिर पॉजिटिव अगर दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इस बात का पता चलता है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। और इसके लिए एक पैटर्न हम आपको बता दें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। एक छोटा सा यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर है, इसको बड़े अच्छे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। FON को आप लिख दीजिए फोन, CLBR को याद रखिएगा क्लब, और CIS को याद रखिएगा सिस, और ये हो गया P और ये हो गया H। तो ऐसे याद रखना है, फोन, क्लब, सिस, PH मेटल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उस पर निगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी ज़्यादा है उसका, उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। उस पर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज। तो ये इसी को बोलते हैं लाइक एटम लाइक चार्ज। और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यही होता है लाइक एटम लाइक चार्ज। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, इसी में उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ कार्बन पर माइनस चार्ज है, ध्यान दीजिए हम स्टार कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। और इससे भी पहले जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला रूल लगाएंगे, पाई जिसमें ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, पाई इसमें और इसमें इक्वल है। पहली बात, पहला से नहीं हुआ। दूसरा देखेंगे जो न्यूट्रल है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं है, दोनों पर चार्ज है, ठीक है। तीसरी बात, जिसका ऑक्टेट पूरा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब इसमें सबका ऑक्टेट पूरा है, कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए माइनस चार्ज होने से ऑक्टेट पूरा रहता है, तो ऑक्टेट तीसरा रूल भी इसमें नहीं लगा। तो अब हम चौथा रूल क्या लगाएंगे कि लाइक एटम लाइक चार्ज, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आवे और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आवे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। अब सोचना ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ रहा ऑक्सीजन और ये यहाँ रहा कार्बन। कार्बन बहुत पीछे है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उस पर माइनस चार्ज हो तो ये ज़्यादा अच्छा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से फ्रेम किया गया है, पाई बॉन्ड गिना जाए, पाई बॉन्ड इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। पहला रूल फेल हो गया। दूसरा रूल देखिएगा, न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई भी इसमें न्यूट्रल नहीं है। तीसरा देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, सब के सब ऑक्टेट इसका पूरा है। अब देखेंगे लाइक एटम लाइक चार्ज। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। तो ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज कहाँ पर है, सब जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है। तो पहले तो ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज होगा ये सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन वाला कौन है, ऑक्सीजन वाला सेकेंड नंबर में है और थर्ड नंबर में है। अब इस सेकेंड और थर्ड में देखिए कि इसमें नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो सेकेंड नंबर मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब हमको कंपेयर, इसका काम खत्म हो गया, अब हमको तुलना करना है इसमें, यहाँ पर फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में देखिए यहाँ कार्बन नाइट्रोजन का माइनस है और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का माइनस है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन वाला पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से थर्ड नंबर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। इसी नियम को कहते हैं लाइक एटम लाइक चार्ज। अगला देखते हैं कि
पहला नियम क्या था, हम लोग रिपीट करते चलेंगे। पहला नियम था कि पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, जिसका पाई सबसे ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या देखे थे, जिसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा क्या था, जिसका ऑक्टेट पूरा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। चौथा क्या अभी पढ़े, लाइक एटम लाइक चार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि अगर अपोजिट चार्ज है, मतलब कि उल्टा चार्ज है, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना कम स्टेबल होगा। नज़दीक रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को खींचेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में विपरीत चार्ज जो होता है उसमें आकर्षण होता है, तो एक प्लस एक माइनस को खींचता है। तो इसीलिए दोनों अपोजिट चार्ज जितना नज़दीक होगा एक दूसरे को आकर्षण करेगा वो अस्थायी होगा, अट्रैक्शन करेगा वो उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सेम चार्ज अगर लाइएगा तो सेम चार्ज के बीच में विकर्षण होता है, उसमें रिपल्सन आएगा। तो सेम चार्ज जितना दूरी पर रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अट्रैक्शन होता है स्टेबल और रिपल्सन होता है अनस्टेबल। तो अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा होगा तो कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ अपोजिट चार्ज नज़दीक रहेगा। अब देखते हैं कि अपोजिट चार्ज कहाँ सबसे नज़दीक है, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर आप देखिएगा, नियम हम शुरू से लगाते हैं। पाई बॉन्ड का संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 1 और इसमें 2। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में, 1 नंबर में पाई बॉन्ड का संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए फर्स्ट का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग तुलना करेंगे 2 और 3 मॉलिक्यूल में, दूसरा और तीसरा में। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस बहुत नज़दीक है और यहाँ पर प्लस और माइनस क्या है, बहुत दूर है। तो जहाँ नज़दीक प्लस माइनस है उसका अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आएगा। अब लास्ट में बच गया क्या, थर्ड। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए 1 से लेकर के और 5 तक रूल को फॉलो करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए क्या बोला गया था। सबसे पहला नियम कि जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए इसमें 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। यहाँ देखिए 1, 2 और ये 3, यहाँ भी 1, 2 और ये 3। जहाँ 2 बॉन्ड होता है वहाँ 1 पाई होता है। अब देखिए पाई बॉन्ड का संख्या तो सेम हो गया, पहला नियम फेल हो गया। दूसरा लगाएंगे अब कि जिसमें चार्ज नहीं है, जिसमें प्लस माइनस नहीं है, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि पहला वाला मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस कहीं पर नहीं है। तो आंसर में सबसे पहले क्या लिख देंगे कि पहला का स्टेबिलिटी, पहला सबसे ज़्यादा अस्थायी हो गया। अब बात बच गया 2 और 3 में। तो 2 और 3 में रूल लगाते हैं, पाई बॉन्ड तो सेम है और दोनों में चार्ज है, तो दूसरा नियम लगेगा नहीं। तीसरा देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट वाला। तो ऑक्टेट के हिसाब से दोनों इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी ऑक्सीजन पर है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर है, तो ये तो सेम बात है, तो इससे लगेगा नहीं। चौथा बात लगाते हैं लाइक एटम लाइक चार्ज। तो लाइक एटम लाइक चार्ज क्या, यहाँ भी ऑक्सीजन पर प्लस कार्बन पर माइनस है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर प्लस है कार्बन पर माइनस। तो क्या हुआ, इसका दोनों का इस हिसाब से तो सेम हो गया। अब क्या देखेंगे, यहाँ प्लस और माइनस का दूरी नज़दीक है और यहाँ प्लस और माइनस का दूरी क्या है, ज़्यादा दूर है। तो जितना नज़दीक प्लस माइनस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए सेकेंड नंबर का स्टेबिलिटी थर्ड से सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक से इसको बनाना होगा हम लोग को। पहला नियम लगाएंगे कि जितना पाई बॉन्ड है उतना ज़्यादा स्टेबल। तो इसमें पाई गिनिए, 1, 2, 3, यहाँ गिनिए 1, 2, इसमें 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2। मतलब सिर्फ पहला मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 3 पाई बॉन्ड है। तो इस हिसाब से अगर इसका आंसर करेंगे तो पहला का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं सब में पाई बॉन्ड का संख्या सेम है, तो पहला रूल लगने से रहा, दूसरा भी नहीं लगेगा क्योंकि सब में चार्ज है। तीसरा लगाते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कौन कौन मॉलिक्यूल है। तो देखिए इनकम्प्लीट वाला ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो तीसरा रूल लगेगा नहीं। चौथा है कि लाइक एटम लाइक चार्ज लगा लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज। अभी लाइक एटम लाइक चार्ज आप देख ही नहीं पाइएगा क्योंकि सब में एक समान है। अच्छा, पांचवा रूल क्या था, चार्ज का डिस्टेंस, अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस। यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस,
माइनस और प्लस का दूरी देखिए, यहाँ माइनस प्लस का दूरी देखिए, माइनस प्लस का दूरी देखिए, इसमें बहुत नज़दीक है, इसीलिए सेकेंड नंबर का उसके बाद रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका अस्थाई सबसे दूर रहेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा और 3 हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ें, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है और यही तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कार्बन, सभी में कार्बन है। पहले तो देखिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या कोई? न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई नहीं है, सब में कोई ना कोई चार्ज है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पर चार्ज है। तो पहले हम लोग पाई बॉन्ड गिनते हैं, 1 2। देखिए जब 3 बॉन्ड रहेगा ना तो इसमें 1 होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 होता है पाई बॉन्ड। तो इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ भी देखिए 2 और 1 3। तो पहला नियम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सभी में पाई बॉन्ड का संख्या सेम है। दूसरा क्या है कि न्यूट्रल वाला का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, जिस पर कोई चार्ज ना हो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो चार्ज तो सब में है, दूसरा नियम तो लगेगा नहीं। तीसरा लगाते हैं ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है। देखिए कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, तो ऑक्टेट तो ऐसे ही सबका कंप्लीट है, तीसरा नियम ऐसे नहीं लगा। चौथा देखते हैं लाइक एटम लाइक चार्ज। 2 नियम और बच गया है, लाइक एटम लाइक चार्ज एंड चार्ज सेपरेशन। तो लाइक एटम लाइक, ऑक्सीजन पर माइनस है, यहाँ नाइट्रोजन पर माइनस है, यहाँ कार्बन पर माइनस है। तो ऑक्सीजन पर माइनस वाला का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी ए वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर हम बी और सी में तुलना करें तो यहाँ है कार्बन पर माइनस, यहाँ पर है नाइट्रोजन पर माइनस। तो इसीलिए नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज ज़्यादा अच्छा कार्बन पर माइनस चार्ज की तुलना में, ठीक है। तो इसीलिए बी हो जाएगा और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सी। तो ये आंसर हो गया। चलिए इसमें 2 और क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड सब में गिनिए, पहले 3 और 4, यहाँ पर 1 2 3 ही है, यहाँ भी 3 ही है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड फर्स्ट नंबर मॉलिक्यूल में है, तो फर्स्ट वाले का जो अस्थाई ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरा देखिए, इसमें 3 बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड। तो पहला नियम नहीं लगेगा। दूसरा नियम कि न्यूट्रल वाला चाहिए, तो न्यूट्रल तो कोई है नहीं, तो ये तो ऐसे भी नहीं लगेगा। और तीसरा नियम लाइक एटम लाइक चार्ज, तो इसमें कार्बन पर प्लस चार्ज, तो इसमें भी कार्बन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, ये सेम बात है दोनों के लिए, तो ये भी नहीं लगेगा। चौथा देखेंगे चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो एक नियम होगा। अब अभी जो नियम हम आपको बताने वाले हैं ये प्रीवियस किसी भी नियम में नहीं है। ऑक्टेट तो इसमें भी इनकम्प्लीट है, इसमें भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब लाइक एटम लाइक चार्ज भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। हालांकि डिस्टेंस अगर देखा जाए, रेजोनेंस तो यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे आ सकता है, इसका कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे रेजोनेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ पर, तो इसका ज़्यादा दूरी है, इसका कम दूरी है। तो इससे भी आप इसका पता लगा सकते हैं कि सेकेंड का डिस्टेंस कम है तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि तीसरे वाले का थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें पाई बॉन्ड दोनों में क्या है, सेम है। और जो जहाँ पॉजिटिव चार्ज इसमें है वहाँ पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है, तो दोनों मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट है। इसीलिए अगर इसको हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 1 = 2 हो जाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई गिनते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3। अब देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा पाई है, तो अगर इसको हम मॉलिक्यूल 1, इसको 2 और इसको अगर हम 3 कर दें, 1 का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहेगा। 2 और 3 में तुलना करते हैं। यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है इसलिए। और 3 में क्या है कि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। तो पहले तो पाई बॉन्ड के हिसाब से इक्वल है तो वो लगेगा नहीं, इनकम्प्लीट ये न्यूट्रल कोई है नहीं। तीसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो दोनों में है। चौथा लाइक एटम लाइक चार्ज, थोड़ा सोच आ जाए, वो भी इक्वल है इसमें।
चार्ज सेपरेशन आप देख सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ से चलेंगे यहाँ माइनस पर, जबकि यहाँ से यहाँ माइनस का दूरी सबसे ज़्यादा है, तो सेकेंड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नज़दीक होगा प्लस और माइनस तो ज़्यादा स्टेबल, दूर होगा तो कम स्टेबल, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा कम स्टेबल। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 12 नंबर तो है नहीं, फ्राइज रूल क्या होता है? फ्राइज रूल कहते हैं कि बेंजीन वाला स्ट्रक्चर का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज मोर स्टेबल दैन नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, जो बेंजीन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए बीच में पाई लगाने से इधर भी बेंजीन दिखेगा, इधर भी बेंजीन दिखेगा, दो बेंजीन दिखेगा, बोथ आर बेंजीन, बोथ आर बेंजीन। ठीक है, और इधर क्या हो गया, इधर एक ही बेंजीन दिखेगा, सिर्फ ओनली दिस बेंजीन, ओनली दिस बेंजीन। तो क्या हो गया, जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर ज़्यादा आएगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, यही फ्राइज रूल कहता है। इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग एरोमेटिक सिस्टम जब हम पूरा पढ़ेंगे वहाँ पर पता चल जाएगा। इसमें दो बेंजीन है, इसमें एक बेंजीन है, इसलिए इसमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ज़्यादा है, जबकि इसमें बेंजीनोइड स्ट्रक्चर कम है, इसलिए इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका। अगर इसको मॉलिक्यूल 1 मान ले और इसको मॉलिक्यूल 2 मान ले तो 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अगला सवाल भी बिल्कुल उसी तरह से है। आप देख सकते हैं कि ये इतना वाला पार्ट जो है ना बेंजीन के स्ट्रक्चर, दो बेंजीन आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक ही बेंजीन आपको दिख पाएगा। नहीं, चूँकि दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है। इस अभी जो दिया हुआ है उसमें दो बेंजीन है, 1 = 2 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है जिसमें ज़्यादा बेंजीनोइड आता है, किसी में कम आता है, तो जिसमें ज़्यादा बेंजीन, इसमें तो सेम हो गया क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है। तो आप इसी तरह के रूल्स फॉलो करते रहिए और किसी भी तरह का कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको आसानी से निकल जाएगा। तो आज का लेक्चर बेसिकली था स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पर। अगर आपको रूल्स स्टेप वाइज याद है तो आप किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के सीरीज में ये बता सकते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसका कम है। अगला लेक्चर होगा कि एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस और उसके स्ट्रक्चर्स को जानने के बाद, उसके स्टेबिलिटी को जानने के बाद और कौन कौन सा बात आप जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपका रेजोनेंस काफ़ी अच्छा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।